नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं राइज ऑफ फासिज्म अर्थात फासीवाद का उदय। हम इसमें जानने वाले हैं कि फासीवाद का क्या मतलब होता है बहुत ही शॉर्ट में। उसके बाद हम जानने वाले हैं कि फासीवाद का जो उदय इटली में हुआ था उसके क्या कारण थे, उसके क्या परिणाम हुए। अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 3 के, तो आपको एक पेपर पढ़ना है इंटरनेशनल रिलेशन। अगर आप उसके सिलेबस को देखें तो आपका एक टॉपिक है राइज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म। तो दोस्तों वह सिर्फ एक लेक्चर का आपको टॉपिक है और इसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से यही जानना है कि फासीवाद का जो उदय इटली में हुआ उसके क्या कारण थे और उसके उदय से क्या क्या परिणाम पूरे विश्व और इटली में देखे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर के पीपीटी को आप पीडीएफ फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। तो आप जाकर वहां इसे देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये देखिए रहा आपका सिलेबस और आप यहाँ पे टॉपिक देख सकते हैं राइज ऑफ फासिज्म स्लैश नाजिज्म। ये देखिए दो लेक्चर का है, मतलब एक लेक्चर आपका राइज ऑफ फासिज्म के लिए और एक लेक्चर आपका राइज ऑफ नाजिज्म के लिए, जो कि मैं अगले वीडियो में आपको कवर कर दूंगा। इससे पहले मैंने वर्ल्ड वार 1 का कॉजेस एंड कंसिक्वेंसेस आपको बताया है और सिग्निफिकेंस ऑफ बॉल्शविक रेवोल्यूशन भी आपको बताया है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक्स दे दूंगा, आप जाकर इन दोनों लेक्चर्स को देख सकते हैं। यहाँ से भी आपका सेमेस्टर में क्वेश्चंस आ सकता है। इसके बाद हम सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे और सेमेस्टर 3 के आईआर के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और बाकी पेपर्स के सिलेबस को भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग फासिज्म या फासीवाद को समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण से फासिज्म को नहीं समझा रहा। I am not teaching you the fascism from the perspective of political theory। मैं मोटे मोटे तौर पर आपको फासिज्म के अर्थ को समझा रहा हूं जिससे आप इस पूरे लेक्चर को बढ़िया से समझ सकें। दोस्तों अगर मैं फ्यूचर पर फासिज्म पर कोई वीडियो बनाऊंगा तो मैं बृहद तौर पर उसको डिस्कस करूंगा। तो अगर फासिज्म शब्द हमारे दिमाग में आता है तो एक व्यक्ति का नाम हमारे दिमाग में अवश्य आता है, वह है बेनिटो मोसोलिनी। मोसोलिनी इटली का एक लीडर था। उसने एक पार्टी का गठन किया था जिसे हम फासिस्ट पार्टी के नाम से जानते हैं। और जो बेनिटो मोसोलिनी और फासिस्ट पार्टी की विचारधारा है उसे ही हम आम तौर पर फासिज्म या फासीवाद के नाम से जानते हैं। दोस्तों जब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कॉजेस ऑफ राइज ऑफ फासिज्म अर्थात फासीवाद के उदय के क्या कारण थे, तो हम अप्रत्यक्ष रूप से ये कहना चाहते हैं कि जो फासिस्ट पार्टी मोसोलिनी की थी, वह जब इटली में सत्ता को उसने हथियाया तो उसके पीछे के क्या कारण थे। अर्थात कॉजेस ऑफ राइज ऑफ फासिज्म is nothing but the causes of rise of fascist party of Mussolini in Italy। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज को समझ गए होंगे। तो अगर हम फासीवाद की बात करें तो फासीवाद एक एक्सट्रीम राइट विंग आइडियोलॉजी है, अर्थात एक चरमपंथी विचारधारा है जो कि शांति, लोकतंत्र, साम्यवाद और व्यक्तिवाद के अवधारणाओं का विरोध करता है। That means fascism opposes peace, democracy, communism and individualism। And on the other hand, the fascism supports the totalitarian state। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो फासीवाद की अवधारणा है वह अधिनायकवादी राज्य का समर्थक है, अर्थात एक व्यक्ति का शासन होना चाहिए और वही एक व्यक्ति पूरी तरह से निर्विवाद तौर पर, अर्थात उसको कोई क्वेश्चन ना करे, वह पूरे राज्य को, पूरे देश को रूल करे। दोस्तों फासिस्ट जो है वह कंसिडर करते हैं, वह ये मानते हैं कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति एक माध्यम है जिससे राज्य के जो हित हैं उसको पूरे किए जा सके। अर्थात व्यक्ति जो है वह सिर्फ और सिर्फ राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, राज्य के लक्ष्यों को पाने के लिए महत्वपूर्ण है एक व्यक्ति का होना। तो ये फासिज्म बिलीव करता है। साथ ही साथ फासिज्म ये कहता है कि जो राज्य की सरकार है, राज्य की सरकार को एक व्यक्ति के सामाजिक, राजनैतिक,
आर्थिक एवं सांस्कृतिक आयामों में निर्विवाद सत्ता प्रयोग करने का अधिकार है। मतलब अगर स्टेट का गवर्नमेंट चाहे तो वह अपने अथॉरिटी का इस्तेमाल एक इंडिविजुअल के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल स्फीयर में भी कर सकता है, और उस इंडिविजुअल को, स्टेट को या उसके गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने का कोई भी राइट नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है। आगे फासिज्म कहता है कि एक व्यक्ति को हमेशा राज्य, सरकार और नेता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मतलब यू मस्ट हैव टू ओबे द स्टेट, गवर्नमेंट एंड लीडर। तो ये आम तौर पर जो है वह फासिज्म की अवधारणा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करेंगे कि क्या ऐसे कारण हुए जिससे फासिस्ट पार्टी जो है उसने सत्ता में अपनी पकड़ बना ली, पूरे के पूरे इटली में उसने सरकार बना लिया। तो हम इसी चीज को पढ़ने वाले हैं और इसी को हम कहते हैं राइज ऑफ फासिज्म, कि भाई क्या ऐसे कारण हुए जिससे जो मोसोलिनी की पार्टी थी उसने सत्ता हथिया लिया इटली में। तो चलिए अब इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो अब हम देखेंगे कॉजेस, या इसको फैक्टर्स बोल लें या रीजंस बोल लें, फॉर राइज ऑफ फासिज्म। तो सबसे पहला कारण है डिससेटिस्फैक्शन इन पीपल। तो दोस्तों इसका सबसे पहले हम बैकग्राउंड देखते हैं कि किस प्रकार से लोगों के मन में असंतोष की भावना जागृत हुई। तो जो जर्मनी है, जर्मनी के साथ इटली का एक समझौता हुआ था। मैं जब आपको वर्ल्ड वॉर 1 के कॉजेस बता रहा था तो उसमें मैंने आपको अलायंस सिस्टम के बारे में बताया था, और उसमें जर्मनी और इटली एक समझौता करते हैं जिसके तहत अगर जर्मनी का फ्यूचर में कोई भी युद्ध होता है तो उसमें इटली को जर्मनी का साथ देना था, और अगर साथ नहीं दे तो कम से कम तटस्थ रहना था, न्यूट्रल रहना था, जर्मनी के खिलाफ लड़ना नहीं था। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 होता है तो उस समय जो इटली होता है वह जर्मनी का साथ नहीं देता, वह वर्ल्ड वॉर 1 में तो आरंभ में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। उसके बाद आप देखिएगा कि वह कुछ दिन के बाद वार ज्वाइन करेगा और युद्ध में वह मित्र राष्ट्रों का साथ देता है, अर्थात एलाइज पावर का साथ देता है और जर्मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। अर्थात वह ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और यूएस, चाइना, जापान का साथ देगा और जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ेगा और उस समझौते का अवहेलना कर देगा, उस समझौते को नहीं मानेगा। तो ऐसा क्यों होता है भैया? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपके मित्र राष्ट्र थे ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया, वह इटली को एक लालच देते हैं। इटली के साथ ये तीनों देश समझौता करते हैं जिसको हम ट्रीटी ऑफ लंदन के नाम से जानते हैं, जिसे 1915 में साइन किया गया था। वह कहते हैं कि देख भाई इटली, तू हमारा साथ दे दे, अगर हम जर्मनी से जीत गए वर्ल्ड वॉर 1 तो हम तुमको बहुत बड़ा एक भाग देने वाले हैं क्षेत्रफल का, जिसमें टाइरोल होने वाला है, डलमाटिया होने वाला है, और जो अल्बानिया जो आज के डेट में एक इंडिपेंडेंट कंट्री है उसका जो आपका लार्जर पार्ट है वह हम आपको ही दे देंगे, आप बस हमारा मदद कीजिए। अब भाई इटली भी खुश कि ठीक है चलो मदद कर देते हैं, हमको तो बाद में टेरिटोरियल गेन होने वाला है, हमको बहुत सारा जो टेरिटरीज है वह मिलेगा। लेकिन जब युद्ध जीतता है इटली, पैसे खर्च करता है उसमें और एलाइज पावर के साथ मिलकर लड़के जब जीत जाता है तो उसके बाद पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस होता है, और पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के तहत ही आपका ट्रीटी ऑफ वर्सलीस ही होता है, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे आपका राइज ऑफ नाजिज्म के बारे में और फिर उसके बाद कॉजेस ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। तो इसमें क्या होता है कि जो इटली है उसको टाइरोल और डलमाटिया तो मिल जाता है, लेकिन अल्बानिया उसे नहीं दिया जाता, जो कि उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, और बेचारा इसी के लालच में, क्योंकि ये बहुत बड़ा टेरिटरी था, इसी के लालच में वह युद्ध लड़ा था। लेकिन उस समय जो यूएस के प्रेसिडेंट होते हैं वुड्रो विल्सन, वह बोलते हैं कि भैया हमें सेल्फ डिटर्मिनेशन के पॉलिसी को अपनाना चाहिए, अर्थात जो अल्बानिया के लोग हैं उनको अपने नियति तय करने का अधिकार है, और इसीलिए अल्बानिया को एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र बना दिया जाता है, और जो इटली के सपने होते हैं वह चूर चूर हो जाते हैं। इससे जो ऑरलैंडो होते हैं, जो उस समय पीएम होते हैं इटली के, जो कि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में इटली को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वह बहुत नाखुश होते हैं क्योंकि भैया इटली को अपना हक नहीं मिला, ऐसा उनका मानना था।
और साथ ही साथ जो आम लोग थे इटली के वह भी बहुत नाखुश थे। उन्हें भी ऐसा अंदर से फील आ रहा था कि भैया इटली के साथ तो धोखा हुआ है। जो इटली का हक था उसे छीन लिया गया यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया जैसो देशों के द्वारा। अब दोस्तों यही फीलिंग का जो है गलत इस्तेमाल किया मुसोलिनी और उसका फासिस्ट पार्टी। उसने इस फीलिंग को एक्सप्लॉयट किया जो कि आपके आम लोगों के मन में था। उसने प्रॉमिस किया कि देखो भाई, अगर हमारी पार्टी पावर में आ जाती है, अगर मैं सत्ता में आता हूं, अगर मैं इटली में सरकार बना देता हूं, तो आपका जितना भी हक छीना गया है मैं हक के साथ आपके हकों को दोबारा लौटा दूंगा। मतलब आपके सभी ड्यूज को मैं आपको दिला दूंगा। और भैया इससे जो है वह मोसोलिनी और उसकी फासिस्ट पार्टी काफी पॉपुलर होने लगती है। लोगों को लगता है कि हाँ ये ऐसा बोल रहा है तो शायद हमें अपने राइट्स को, अपने हकों को दिला दे। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है फॉर द राइज ऑफ फासिज्म इन इटली। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों जो हमने पहला कारण पढ़ा उससे यही समझ में आया कि अगर किसी भी देश के लोग किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या उसके लीडर को समर्थन दे देते हैं तो वह पॉलिटिकल पार्टी और लीडर सत्ता पर काबिज हो जाता है। उदाहरण आप हमारे ही देश का ले सकते हैं। 2014 में जनता ने अपार समर्थन दिया हमारे मोदी जी को, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, और भाजपा को। तो दोस्तों वह सत्ता पर काबिज हो गए। और जो अपार समर्थन है वह किस आधार पर लिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा? तो वह वायदे करते हैं जनता से कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम विभिन्न प्रकार के बदलाव करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम कश्मीर को पूरी तरह से अपना अंग बना लेंगे। जिस तरह से वहां बेनिटो मुसोलिनी बोल रहा था कि अल्बेनिया तो हम लेके ही रहेंगे अगर हम सत्ता में आएंगे। तो जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसे सही कर देंगे, करप्शन ठीक कर देंगे। इस तरह की बात हमारे भी देश में होती रहती है। तो इस तरह की चीज उस समय इटली में भी हो रही थी। अब मैं यहाँ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से कुछ नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा था। और इसे आप दिल से ना लें, ठीक ना? तो देखिए, अब दूसरा है इकोनॉमिक क्राइसिस। तो दोस्तों जब प्रथम विश्व युद्ध आपका इटली लड़ा था तो उस समय इटली को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ा था और उसने पैसा लोन लिया था। तो जो लोन लिया था उसे उसे चुकाना भी था। लेकिन इटली का जो इनकम हो रहा था वह बहुत ही कम हो रहा था और उस समय जो उसका खर्च था वह बहुत ज्यादा हो रहा था, जिसके कारण बेरोजगारी समाज में तेजी से फैल रही थी। और जब बेरोजगारी समाज में फैलेगा तो उससे जनता के बीच में असंतोष की भावना भी जागृत होगी। और फिर से इस असंतोष की भावना का फायदा कौन उठाता है? मुसोलिनी और उसकी फासिस्ट पार्टी। वह प्रॉमिस करता है जनता से कि भैया अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम आपके आर्थिक स्थिति को सुधार देंगे। तो इससे जनता उसे सपोर्ट करती है और वह स्टेप बाय स्टेप सत्ता काबिज करने के दिशा में बढ़ता जाता है। और फिर एक समय ऐसा आएगा 1922 में कि वह इटली के सत्ता को कब्जा कर लेगा। तीसरा है आपका प्रोपोगेंडा ऑफ सोशलिज्म, अर्थात समाजवाद के विचार का प्रचार प्रसार। तो दोस्तों होता क्या है कि जब आपका प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है उसके तुरंत बाद आपको इटली में चुनाव होते हैं और चुनाव में आपका सोशल डेमोक्रेट्स जीत जाते हैं। ये जो सोशल डेमोक्रेट्स लोग थे, ये जो पार्टी थी, ये डायरेक्ट एक्शन में बिलीव किया करती थी कि भैया हम डायरेक्ट क्रियाकलाप करेंगे, डायरेक्ट हम किसी भी चीज पर एक्शन लेंगे। और वह ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स पर बिलीव नहीं किया करती थी। तो इससे क्या हुआ कि ये जो आपकी सोशल डेमोक्रेट पार्टी थी, इसने एक तरह के वायलेंट कैरेक्टर अर्थात हिंसक प्रवृत्ति जो है वह इटालियन में जागृत कर दी। और हिंसक प्रवृत्ति तो पहले से इस सोशल डेमोक्रेट पार्टी के द्वारा जागृत कर ही दी गई थी। और इस हिंसक प्रवृत्ति को आगे फिर एक्सप्लॉयट कौन कर लेता है? फासिस्ट पार्टी। ये भी बोलता है कि भैया हमें युद्ध लड़ना चाहिए, तो लोग इसको सपोर्ट करने लगते हैं क्योंकि लोगों के मन में तो पहले से जो हिंसा था वह भर दिया गया था सोशल डेमोक्रेट्स के द्वारा। तो उस हिंसा को बस थोड़ा सा एक चिंगारी का जरूरत था, चिंगारी जाकर दे दिया फासिस्ट पार्टी ने।
लोग फासिस्ट को सपोर्ट करने लगे क्योंकि उसकी मेंटालिटी ऐसी हो चुकी थी वहां के लोगों की। तो ये आपका तीसरा कारण होता है। चौथा है आपका वीकनेस ऑफ अपोजिशन पार्टीज, अर्थात जो विपक्षी दल थे उनकी निर्बलता। तो देखिए, अगर कोई भी पार्टी लोकप्रिय हो रहा है किसी भी देश में और ऐसा लग रहा है कि ये सत्ता पर काबिज हो जाएगा, तो आमतौर पर जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं, जो विपक्षी दल होती हैं, वह एक साथ एक मंच पर आ जाती हैं और जो आपका पार्टी पॉपुलर हो रहा है उसके लोकप्रियता को कम करने का प्रयास करती हैं। लेकिन दोस्तों, इटली के केस में ऐसा नहीं हुआ। जब आपका फांसीवाद के विचारधारा का उद्भव हो रहा था, जब वह पूरे आपके इटली में लोकप्रिय हो रहा था, फासिस्ट पार्टी लोकप्रिय हो रही थी, उसका नेता मुसोलिनी पूरे देश में पॉपुलर हो रहा था, लोकप्रिय हो रहा था, उस समय जो अपोजिशन पार्टीज थे, आवश्यकता थी कि वह एक साथ आते, उनमें एकता होती, वह एक मंच पर आकर मुसोलिनी का सामना करते। लेकिन अपोजिशन पार्टी में एकता थी ही नहीं, वह अपने आप में ही कई गुटों में विभाजित थे और ये जो है मुसोलिनी के लिए काफी फायदेमंद सिद्ध हुआ। उसका जो रास्ता था वह आसान हो गया क्योंकि उसे रोकने वाली कोई भी मजबूत पार्टी नहीं थी। सभी पार्टियां कमजोर थी और उसके जो विपक्षी थे वह कमजोर थे। यही कारण है कि कैटलिस्ट के तरह ये जो चीजें हैं काम करती हैं और जो फासिस्ट पार्टी है वह सरकार बना लेती है आपका इटली में। दोस्तों, जो पांचवा कारण है वह है फ्यूचरिस्ट मूवमेंट, अर्थात भविष्यवादी आंदोलन। ये जो भविष्यवादी आंदोलन है, यह एक आपके बौद्धिक व्यक्ति होते हैं, एक इटालियन इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं जिसका नाम होता है मैरिनिटी। ये फ्यूचरिस्ट मूवमेंट को 1909 में शुरू करते हैं। इनका कहना था कि भैया, अब लोगों को पुराने कस्टम्स को, पुरानी परंपराओं को भूल जाना चाहिए और नई परंपराओं के हिसाब से अपने जीवन को जीना चाहिए, जिससे देश तरक्की करेगा। तो इनके हिसाब से पुरानी परंपराएं क्या थी? तो ये कहते थे कि पुरानी परंपराएं हैं शांति, लोकतंत्र, उदारवाद। ये सब पुरानी परंपराएं हैं, इसको छोड़ देना चाहिए, इसको भूल जाना चाहिए। और इसी समय वह ये भी कहते थे कि हमें नए परंपराओं को जागृत करने की आवश्यकता है। और नई परंपराएं क्या थी भैया? तो नई परंपराएं में थी युद्ध, नई परंपराएं में थी हिंसा। तो युद्ध करना चाहिए, हिंसा करना चाहिए। उनका मानना था कि युद्ध जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके जीवन में, क्योंकि युद्ध से ही किसी भी देश की ग्लोरी है वह बढ़ती है, देश बड़ा बनता है। ऐसा कहना था आपका फ्यूचरिस्ट मूवमेंट का। तो दोस्तों, बहुत सारे जो युवा थे इस फ्यूचरिस्ट मूवमेंट से जुड़ते हैं और ये युवा इसी फ्यूचरिस्ट मूवमेंट से इंस्पायर होकर, इनकरेज होकर बाद में जो है एक समान मंच पर आकर फासिस्ट पार्टी का नींव रखते हैं और इसका लीडर बनता है मोसोलिनी। तो कहीं ना कहीं फासिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ यह इसी फ्यूचरिस्ट मूवमेंट से इंस्पायर्ड था। इसीलिए ये भी एक कारण है फॉर द राइज ऑफ फासिज्म। साथ ही साथ इस फ्यूचरिस्ट मूवमेंट ने बस युवाओं के को सिर्फ प्रभावित नहीं किया था, इसके साथ साथ जो इटली की अन्य जनता थी वह भी प्रभावित हुई थी। और जब एक बार फासिस्ट पार्टी बना आपका फ्यूचरिस्ट मूवमेंट के आधार पर, तो बहुत सारे लोगों ने फासिस्ट पार्टी को भी समर्थन देना शुरू कर दिया और इस प्रकार से जो फासिस्ट पार्टी है उसका समर्थन बढ़ा। आप अगर देखिएगा तो फासिस्ट पार्टी जब बना था तो उस समय इसके मात्र आपके 17 से 20 हजार मेंबर्स हुआ करते थे। लेकिन 2 से 3 साल के दरमियान आप देखिएगा कि इसके 3 लाख के आसपास मेंबर्स हो गए। ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गई। तो ये जो फ्यूचरिस्ट मूवमेंट है ये भी एक तरह से आपका कारण बनता है फॉर द राइज ऑफ फासिज्म इन इटली। अब जो छठा और अंतिम कारण है जिसे हम लोग इमीडिएट कॉज भी कह सकते हैं, अर्थात तत्कालिक कारण भी कह सकते हैं, वह है वीकनेस ऑफ गवर्नमेंट, अर्थात सरकार की निर्बलता या दुर्बलता। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध इटली लड़ा था, उसके कारण से उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, ये भी कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि सरकार बेबस थी।
सरकार चाहती तो कुछ ऐसे कदम उठा सकती थी, कुछ ऐसे नीति नियम बना सकती थी, प्रोग्राम्स पॉलिसीज का निर्माण कर सकती थी, जिससे जो आपका बेरोजगारी दर और महंगाई है इस पर लगाम लगाया जा सके। अर्थात जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है और जो इन्फ्लेशन रेट है इसको कम किया जा सके। लेकिन सरकार ने इन समस्याओं में कोई भी अपनी ज्यादा रुचि नहीं दिखाई और इन समस्याओं का निदान करने में असमर्थ रही। जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया और महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई, साथ ही साथ आपका पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था में रिसेशन देखने को मिलने लगा, अर्थात जो जीडीपी है बहुत कम हो गई, तो लोग इससे नाखुश हो गए और लोगों के मन में ये आपका भावना आ गया कि भैया अब ये सरकार बदलनी चाहिए, ये सरकार से अब कुछ नहीं हो सकता। और जब ये भावना लोगों के मन में आई तो इस भावना का मुसोलिनी और उसके फासिस्ट पार्टी ने फायदा उठाया। उसने क्या किया कि देखा कि अभी लोहा गर्म है, इस पर हथौड़ा मार देना चाहिए। उसने ऐलान किया 1922 में कि हम अपने 50,000 कार्यकर्ताओं के साथ आ रहे हैं और ये सरकार अब सही से काम नहीं कर रही है, इस सरकार को अपने पद को छोड़ देना चाहिए और हम आकर रोम में कब्जा कर लेंगे सत्ता पर। ऐसा ही होता है, 50,000 अपने कार्यकर्ताओं के साथ मार्च करता है मुसोलिनी रोम में और जो सरकार है वह सरकार को पद से हटा दिया जाता है और मुसोलिनी आपका सत्ता ग्रहण कर लेता है 1922 में। तो आप देख सकते हैं कि मुसोलिनी जब सत्ता में आया तो उस समय चुनाव नहीं हुआ था बल्कि एक रक्तहीन क्रांति हुआ था और इसके माध्यम से जो मुसोलिनी है वह शक्ति को प्राप्त करता है, सत्ता को हासिल करता है। दोस्तों और भी एक दो कारण थे। सरकार की अगर निर्बलता देखी जाए तो एक सिसिली नाम का स्थान है आपका इटली में, वहां आज भी क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। उस समय सिसिली की तो बात छोड़ ही दो, पूरे इटली में जो डकैती हुआ करती थी या फिर जो रॉबरी हुआ करती थी वह आम बात हो चुकी थी। तो लोग इससे काफी परेशान थे, सरकार कुछ कर नहीं पा रही थी। तो ये भी जो है सरकार की एक दो और नाकामी थी जिससे जनता नाखुश थी और इसका फायदा उठाया मुसोलिनी और उसकी पार्टी ने और इसके कारण से हुआ राइज ऑफ फासिज्म इन इटली। तो दोस्तों ये आपके कारण थे फॉर द राइज ऑफ फासिज्म इन इटली। तो दोस्तों अब आगे हम देखते हैं कि क्या इसके परिणाम हुए। अब हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ राइज ऑफ फासिज्म अर्थात फासीवाद के उदय का परिणाम। तो सबसे पहले आप ये लाइन लिखेंगे, राइज ऑफ फासिज्म इनिशियली कैन बी कंसिडर्ड एज अ ब्लेंड ऑफ बून अर्थात वरदान एंड कर्स अर्थात श्राप फॉर इटालियंस एंड ऑन द अदर हैंड द कर्स फॉर द होल वर्ल्ड। इसका ये मतलब हुआ कि जब शुरुआती दौर में आपका फासीवाद का इटली में उदय हुआ तो हम इसे इटली के लोगों के लिए वरदान और अभिश्राप दोनों के मिश्रण के तौर पर देखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई मुसोलिनी ने कुछ अच्छे काम भी किए इटली के लोगों के लिए, जिसके लिए भाई राइज ऑफ फासिज्म को एज अ बून देखा जाता है, वरदान के तौर पे देखा जाता है, एज अ कर्स देखा जाता है क्योंकि भाई कुछ गलत काम भी किए, बुरे काम भी किए इटली के लोगों के साथ। उसके बाद पूरे दुनिया के लिए इसे सिर्फ और सिर्फ श्राप के तौर पे देखा जाता है क्योंकि इसने पूरी दुनिया को सिर्फ बर्बादी दी और कुछ नहीं। तो सबसे पहला इसका जो परिणाम है वह है रिवाइवल ऑफ इटली। जो इटली है उसे पुनर्जीवित करने का कार्य किया फासिस्ट पार्टी ने और मुसोलिनी ने। इटली के लोगों में हीनता का भाव उत्पन्न हो चुका था, वह अपने आप को हीन समझने लगे थे। वह प्रथम विश्व युद्ध जीतने के बाद भी हार गए थे क्योंकि उनका इकोनॉमी ध्वस्त हो चुका था, उसे अल्बानिया नहीं मिला था और भी तमाम तरह की समस्याएं थी। लेकिन इटली के लोगों को मुसोलिनी ने इस प्रकार से प्रेरित किया कि उनको विश्वास होने लगा कि भैया हम कमजोर नहीं हुए हैं, हम तो अगर चाहें तो फ्यूचर में एक सुपर पावर भी बन सकते हैं। तो एक आपका ये पहला कॉन्सिक्वेंस हुआ। दूसरा है रिवाइव द इकोनॉमी। भैया मोसोलिनी ने इटली के अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कर दिया, उसके स्थिति को सही कर दिया। फासिस्ट पार्टी के जो पॉलिसीज थे उससे जो रिसेशन था इकोनॉमी में उसको समाप्त कर दिया गया। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उस वह नीचे आ गया, अर्थात जो बेरोजगारी दर था उसे कम कर दिया गया, महंगाई को कम कर दिया गया। साथ ही साथ उसने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात
आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया, जैसे कि रोड, जैसे कि रेलवे ट्रैक्स। तीसरा है डिक्रीज द क्राइम रेट। भैया जब फासिस्ट पार्टी नहीं थी तो उस समय इटली में रॉबरी और जो डकैती हुआ करती थी वह आम बात थी। और मेनली जो आपका सिसिली का क्षेत्र था उसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और जो पहले की सरकारें थीं, फासिस्ट गवर्नमेंट के पहले वाली सरकारें, वह नाकामयाब हो चुकी थी इस क्राइम रेट को कंट्रोल करने में। लेकिन फासिस्टों ने वायलेंट मेथड्स का इस्तेमाल किया, हिंसक मेथड्स का इस्तेमाल किया, और साथ ही साथ जितने भी क्राइम्स हैं, जितने भी अपराध थे, उनको उसने कम कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो आप देख सकते हैं कि किस तौर पर इसे इटली के लोगों के लिए वरदान कहा गया है, बून कहा गया है। तो ये 3 आपके परिणाम हुए। आगे देखते हैं। अब चौथा आपका इसका परिणाम है जिसके कारण हम कह सकते हैं कि यह इटली के लोगों के लिए अभिशाप है। ऐसा इसलिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि जो फांसीवादी विचारधारा है वह व्यक्तियों को महत्व नहीं देती। व्यक्तियों को एज अ व्यक्ति महत्व नहीं दिया जाता। व्यक्तियों को बस एक माध्यम, एक जरिया माना जाता है जिससे राज्य के जितने भी लक्ष्य हैं उसको पूरा किया जा सके। तो ये आम सी बात है कि यह इंडिविजुअलिज्म का विरोधी है, व्यक्तिवाद का विरोधी है। तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता लोगों को नहीं देगा। तो यही कारण है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है उस पर बहुत भारी रोक थी। साथ ही साथ जो सेंसरशिप था वह मीडिया पर था। अर्थात अगर मीडिया को किसी भी चीज को छापना है तो सबसे पहले उसे सरकार से अनुमति लेनी होती थी, और उसके बाद भी वह सरकार के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकता था। अगर वह लिखता तब वह काम से गया। तो इसीलिए उसको अभिश्राप माना जाता है, राइज ऑफ फासिज्म को, एक तरह से देखा जाए तो, फॉर इटली। अगर हम पांचवा देखें तो पांचवा कॉन्सिक्वेंस था वर्ल्ड वार 2। अर्थात पूरे विश्व के लिए एक अभिश्राप ही हुआ वर्ल्ड वार 2। इसीलिए फासिज्म को पूरे विश्व के लिए एक कर्स माना गया। क्योंकि भैया देखो, वर्ल्ड वार 2 बहुत सारे कारण से हुए थे, लेकिन उसमें से एक छोटा सा रोल निभा रहा था राइज ऑफ फासिज्म इन इटली। क्योंकि जर्मनी और इटली का साथ में एक समझौता हुआ था जिसको हम लोग बर्लिन रोम एक्सिस या पैक्ट के नाम से जानते हैं, जिसको हम जब आपको सेकेंड वर्ल्ड वार के कॉजेस के बारे में बताएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे। जर्मनी जितना भी आपका ट्रीटी ऑफ वर्सलीज है उसका उल्लंघन करता गया, और उसके उल्लंघन में इटली उसका साथ देता गया। इटली चुपचाप रहा। और जब जर्मनी युद्ध में कूदा तो इटली ने भी धड़ल्ले से जर्मनी का समर्थन कर दिया, पहले से प्रॉमिस करके रखा। अगर इटली उसका समर्थन करने के लिए राजी नहीं होता तो शायद जर्मनी युद्ध करने से एक बार पहले जरूर सोचता। लेकिन इटली का साथ मिलने वाला था, इसलिए उसने बिल्कुल नहीं सोचा। दूसरी तरफ भाई, इटली में जो शिक्षा व्यवस्था दी गई फासिस्टों के द्वारा, उसमें बस सिर्फ युद्धों के बारे में बच्चों को पढ़ाया कि युद्ध करने से ये होता है, युद्ध करने से वो होता है। एक पॉपुलर डायलॉग उसमें बोला गया कि मदरहुड इज फॉर द विमेन एंड वॉर इज फॉर द मेन। कि अर्थात जो मातृत्व है वह महिलाओं के लिए है और युद्ध पुरुषों के लिए है। अर्थात युद्ध से पुरुषार्थ साबित होता है। तो इससे जो युद्ध की प्रवृत्ति है जो लोगों में, वह डेवलप हुई एक तरह से। वह युद्ध को अच्छा मानने लगे। और यही कारण है कि जब इटली द्वितीय विश्व युद्ध में जाने लगा तो उसे जनता ने भी नहीं रोका, क्योंकि जनता को तो लगता था युद्ध करना अच्छी बात होती है। तो भाई इस तरह का सीख, इस तरह की शिक्षा दी फासिस्ट ने, इसलिए ये नौबत आया और वर्ल्ड वार 2 को रोका नहीं जा सका। तो ये आपका कुछ और कंसिक्वेंसेस है। आपका छठा और अंतिम कंसिक्वेंस है कि भैया जो दो अपोजिंग विचारधाराएं थीं, एक आपकी उदारवाद की विचारधारा या पूंजीवाद की विचारधारा, दूसरी तरफ साम्यवाद की विचारधारा। एक आपकी उत्तरी छोर पर है, एक आपकी दक्षिणी छोर पर है। लेकिन ये आपस में जो विरोधी विचारधाराएं हैं, ये फासिज्म जब आपका उभरा इटली में और जब नाजिज्म अगर आपका आया जर्मनी में, तो उसके कारण ये दो विरोधी विचारधाराओं को हाथ मिलाना पड़ा। क्योंकि इटली का फासिज्म और जर्मनी का नाजिज्म मिलकर विश्व युद्ध 2 में कूद पड़े। अब इसको रोकने के लिए भले ही लाख मतभेद हो, ये दोनों विचारधाराओं में आपस में, लिबरलिज्म और कम्युनिज्म में, ये दो साथ है, ये आपका जल्दी देखने को नहीं मिलता।
भाई कॉमन एनिमिटी थी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो इसीलिए दोनों का दुश्मन कौन था, फासिज्म था, इसलिए दोनों साथ में आ गए। और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, आपका युद्ध समाप्त होता है, जर्मनी हारता है, तो उसके बाद दोनों के जो मनमुटाव थे वह दोबारा से फिर दिखने लगते हैं और आपका कोल्ड वार डेवलप हो जाता है। कोल्ड वार के बारे में जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ये सब चीज़। तो ये आपके कॉन्सिक्वेंसेस थे। अगले लेक्चर में मैं आपको कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ राइज ऑफ नाजिज्म के बारे में बताने वाला हूं। तो मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें अपने क्लासमेट्स के बीच। और इससे आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसीलिए आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जितने भी चीज़ मैं आपको बताया हूँ, आप इसको खुद से कुछ एक्सपैंड भी करके लिख सकते हैं। जो मैंने समझाया उससे आपको 4 से 4.5 पेज का आंसर लिखना होता है, और आसानी से आप इतने कंटेंट के माध्यम से उतना आंसर लिख लेंगे, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी प्रकार से पढ़ते रहें विद पढ़ो तो ऐसे। धन्यवाद दोस्तों।